हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल विधि कक्षा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधि कक्षा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज का जो सिविल जज का एग्जाम था वो कंडक्ट हुआ था एंड हमारे पास जो पेपर आया है वो है कोड बी। और आज हम इसके जितने भी क्वेश्चंस आए थे हरियाणा सिविल जज में वो आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। उनके जो भी टेंटेटिव आंसर्स होंगे वो हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन था कि कैन अ टेनेंट हु सबलेट्स अ बिल्डिंग और रेंटेड लैंड बी कंसिडर्ड अ लैंडलॉर्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1973। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ना दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यस, अ टेनेंट हु सबलेट्स इज कंसिडर्ड अ लैंडलॉर्ड फॉर द सब टेनेंट। अब एक जो टेनेंट है जो अपनी जो टेनेंसी को जो किसी और को जो सबलेट कर रहा है, जो एक सब टेनेंट को अपने उस पर्टिकुलर एरिया पर ला रहा है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सब टेनेंट के लिए वो जो टेनेंट होगा वो एज अ लैंडलॉर्ड जो है वो एक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। According to Section 11 of the Haryana Urban Control of Rent and Eviction Act of 1973, when can a person convert a residential building into a non-residential building? So इसका जो आंसर जाएगा करेक्ट वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली विद द परमिशन इन राइटिंग ऑफ द कंट्रोलर। ठीक है, जब तक कंट्रोलर की परमिशन नहीं आ जाएगी इन राइटिंग तब तक वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग को इनटू अ नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस इज अ डिक्री अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ सीपीसी। सो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था यहाँ पे उसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ना दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस। अब ये सब जो जैसे नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस वगैरह जो भी हुआ, ठीक है, तो ये सब बेसिकली इन डिफॉल्ट हो जाते हैं जो भी आपकी प्लेंट वगैरह रहती है। तो जो भी डिसीजन ऐसा आएगा तो वो डिक्री नहीं कहलाएगा। सो क्वेश्चन नंबर थ्री का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए। अंडर द लीगल प्रिंसिपल ऑफ कोरम नॉन जुडिस चूज द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट। अब हमको यहाँ पे सबसे ज्यादा एक एक्यूरेट स्टेटमेंट एक हमको चूज करना था। सो उसमें जो ए था दैट इज कोरम नॉन जुडिस अप्लाइज ओनली टू क्रिमिनल केसेस। जो बी था इट सिग्निफाइज दैट द कोर्ट इज एक्टिवली एक्सरसाइजिंग इट्स jurisdiction despite procedural irregularities. Quorum non judice is applicable only when there is a unanimous agreement among the parties, unanimous agreement among the parties regarding the court's jurisdiction. And D था जो कि सबसे सही भी है और ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है कि it denotes that the court is acting without jurisdiction, rendering any decree or judgment issued as null and void. So जो ऑप्शन नंबर फोर है उसका जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए दैट इज ऑप्शन, जो क्वेश्चन नंबर फोर है उसका जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए दैट इज ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए। अ सूट में बी डिफीटेड अंडर ऑर्डर 1 रूल 9 ऑफ सीपीसी ड्यू टू, तो किस लिए जो सूट है वो डिफीट हो सकता है। सो क्वेश्चन नंबर फाइव का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ड्यू टू नॉन जॉइंडर ऑफ अ नेसेसरी पार्टी या पार्टीज। सो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए। हाउ मेनी शेड्यूल्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ इट्स अडॉप्शन। जब कॉन्स्टिट्यूशन को हमने जब अडॉप्ट करा तब उसमें कितने शेड्यूल्स थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उसमें 8 शेड्यूल थे एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। द राइट टू प्रॉपर्टी वाज एलिमिनेटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो 44th अमेंडमेंट से हटाया गया था फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो ये तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। अब आर्टिकल 352 कौन से टाइप ऑफ इमरजेंसी से डील करता है, यहाँ पे इन्होंने हमसे ये पूछा। सो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज करेक्ट। ये डील करता है विद नेशनल इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ऑन विच डे डिड द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया मेक अ स्टेटमेंट इन द हाउस डिक्लेयरिंग जन गण मन एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। ये आप लोगों से बेसिकली एक लीगल जीके के तौर पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। सो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑन 24th of January 1950। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन व्हेन इंडिया अटेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस। सो ये बहुत बार डीजेस वगैरह में भी आ चुका है। सो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दैट इज क्लेमेंट एटली।
ठीक, तो ये काफी बार आ चुका है, ये रिपीटेड भी ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन की कैटेगरी में भी आएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स नेमली असर्शन एंड रीजन। यहाँ पे एक असर्शन दिया है, एक उसका रीजन दिया है। यहाँ पे हमको देखना है कि कौन सा ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। असर्शन क्या है पढ़ते हैं। लीडिंग क्वेश्चंस आर जनरली अलाउड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ। रीजन क्या दिया गया है, क्रॉस एग्जामिनेशन एम टू टेस्ट द वेरासिटी ऑफ द विटनेसेस टेस्टिमनी एंड अनकवर एनी इनकंसिस्टेंसीज। ठीक है, असर्शन इन्होंने दे दिया कि सब जो लीडिंग क्वेश्चन है वो अलाउ करे जाते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इन चीफ। अब यहाँ पे यही जो असर्शन है ना, यही गलत हो गया, यही फॉल्स है, क्योंकि जो लीडिंग क्वेश्चन है ना आपके, वो अलाउ करे जाते हैं ओनली ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, ना कि एग्जामिनेशन इन चीफ में। लीडिंग क्वेश्चंस बेसिकली वो होते हैं जिनको नहीं आइडिया, थोड़ा सा मैं एक आइडिया दे दे रहा हूं इसका। लीडिंग क्वेश्चंस आर बेसिकली जिनका की आंसर जो होता है ना वो यस या नो की फॉर्म में आ जाता है। सपोज करिए कि मैं सामने वाले से पूछ रहा हूं कि भाई क्या आप उस रात, मतलब अगर चीफ एग्जामिनेशन चल रहा है किसी का, है ना, और चीफ एग्जामिनेशन में क्या होता है, बेसिकली विटनेस पहली बार कोर्ट के सामने आता है। ठीक है, अब जब विटनेस आपके कोर्ट के सामने आ रहा है ना, तो मैं विटनेस से उसकी कहानी उसी की जुबानी बुलवाऊंगा। अगर मैं उस पर्टिकुलर विटनेस का एडवोकेट हूं तो मैं उसको ऐसे क्वेश्चन सामने से पुट नहीं कर सकता जिसका कि वो जवाब बस हाँ या ना में दे दे। सो दैट इज बेसिकली अ लीडिंग क्वेश्चन एंड ये चीफ एग्जामिनेशन के दौरान अलाउड नहीं होते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट डज सेक्शन 93 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट प्राइमरीली एड्रेसेस इन रिलेशन टू डॉक्यूमेंट्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन और अमेंड एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 13, court shall presume the legality of e-record under the Indian Evidence Act 1872 when the same is तो जो भी ई रिकॉर्ड है उसकी जो लीगैलिटी वो कब कोर्ट प्रिज्यूम करता है, जब वो 5 साल या उससे ज्यादा पुराना होता है। तो इसका जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 14 देखिए, टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स इन अ कोर्ट प्रोसीडिंग हुज ओपिनियन वुड कैरी वेट। अगर दो इंडिविजुअल्स की रिलेशनशिप के आपस में अगर कोर्ट को कोई ओपिनियन बनानी है तो किसका जो व्यू है, किसकी जो ओपिनियन है वो ज्यादा महत्व रखेगी। ऑप्शन नंबर ए है ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट विटनेसेस, ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन, ऑप्शन नंबर बी है ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन प्रेजेंट ड्यूरिंग द इंसिडेंट, ऑप्शन नंबर सी है ओपिनियन ऑफ द जज प्रिसाइडिंग ओवर द केस, एंड ऑप्शन नंबर डी है ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड बाय दोज विद स्पेशल मींस ऑफ नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। उन लोगों की ओपिनियन ज्यादा मैटर करेगी, है ना, जो लोग उन दो व्यक्तियों के बारे में स्पेशल नॉलेज रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, during the course of trial Mr. X is summoned to merely produce a crucial document. Can he be called in and subjected to cross examination during the trial? अब क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रॉस एग्जामिनेशन इज नॉट अलाउड अनलेस ही इज फॉर्मली कॉल्ड एज अ विटनेस इन द ट्रायल। अगर आप किसी को सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुला रहे हैं, आप उसका उस टाइम पे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते अगर आप उसको प्रॉपरली एज अ विटनेस ना बुलाएं तो। ठीक है, जब तक आप उसको ऐसे ना बुलाएं तो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, when any agreement is discovered to be void, any person who has received any advantage under such agreement is bound to restore it to the person from who he received it. The statement is ऑप्शन नंबर 16 का करेक्ट आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, what type of contract is created when one party makes a promise in exchange for the other party's performance? So इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, which of the following propositions is correct as regards a contingent contract? So इसमें जब आप तीनों जब आप इसमें ए बी सी पढ़ेंगे ना, देन तब आप ये देखेंगे कि भाई सभी करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, what is the effect of section 17(1)(a) inserted by the Registration and Other Related Laws Amendment Act 2001 in the Registration Act? So क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए वो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, रजिस्ट्रेशन ऑफ अग्रीमेंट टू सेल is mandatory if the proposed purchaser wants to seek protection under section 53A of the TPA. So इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा that is option number C.
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, in case of sale by description, if the goods do not correspond with the description given but serve the buyer's purposes, the buyer, इसमें हमारे हिसाब से जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कैन क्लेम डैमेजेस ओनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है द मदर ऑफ एन इलेजिटिमेट चाइल्ड हैज द पावर टू गिव दैट चाइल्ड एन अडॉप्शन। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो मदर है किसी इलेजिटिमेट चाइल्ड की, क्या उसके पास पावर है कि वो उस बच्चे को अडॉप्शन में दे पाए? तो हाँ, उसके पास पावर है, एंड दैट टू विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्यूटेटिव फादर। सो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्यूटेटिव फादर। क्वेश्चन 22 देखिए, द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ। तो जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट है ना, ये मेजरली जो बेस है, ये बेस्ड है अपॉन द मलिकी स्कूल। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ फर्म इज कंपल्सरीली डिसॉल्व्ड। अब जो फर्म है ना, वो इन सारे केसेस में कंपल्सरीली डिसॉल्व हो जाती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑल ऑफ द अबव। Then question number 24 देखिए, the provision of Haryana Urban Control of Rent and Eviction Act 1973 are applicable to the land given on lease for। तो यहाँ पे ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। सो ये ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एज पर सेक्शन 24 ऑफ द पंजाब कोर्ट्स एक्ट 1918 हु प्रिसाइड्स ओवर द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट। अब प्रिंसिपल सिविल कोर्ट का मतलब माना जाता है कि द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। सो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, व्हेन वन हैज बाय हिज डिक्लेरेशन, एक्ट और ओमिशन इंटेंशनली कॉज्ड और परमिटेड another person to believe a thing to be true and made the other person to act upon such belief, then neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the same. In the law of evidence, this statement of law is known as the principle of। so इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल। so इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। देन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, further examination after the cross examination of a witness by a party who has called him is termed as। so question number 27 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, द री एग्जामिनेशन। इसका आंसर जो जाएगा करेक्ट दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 28 देखिए, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो पर अपन ऐसे ही देख लेते हैं। The court draws a presumption under section 112 of the Evidence Act for the legitimacy of a child born during the continuance of a valid marriage between man and his wife or within 280 days after the dissolution, the mother remaining unmarried shall be conclusive proof of। अब यहाँ पे उसने पूछा है कि किसका कंक्लूसिव प्रूफ रहेगा। सो ये कंक्लूसिव प्रूफ रहेगा ऑफ द पेटर्निटी ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 29, which facts which need not be proved by the parties include। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी, फैक्ट्स ऑफ व्हिच जुडिशियल नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन एंड फैक्ट्स व्हिच हैव बीन एडमिटेड बाय द पार्टीज बिफोर और ड्यूरिंग द ट्रायल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ रजिस्टर्ड सेल डीड issued by the office of registrar under the registration act is a ये कहलाता है प्राइमरी एविडेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, फॉल्स स्टेटमेंट, रूमर एक्सेट्रा circulated with intent to cause mutiny or offense against the public peace is dealt under। ये जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 505 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 32 क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, टू कॉन्स्टिट्यूट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर सेक्शन 120 ऑफ द आईपीसी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस रिक्वायर्ड इज। सो मिनिमम नंबर कितने रिक्वायर्ड हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने के लिए? सो मिनिमम 2 लोग रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि अकेला आदमी किसके साथ कॉन्स्पिरेसी करेगा। ठीक है, सो मिनिमम यहाँ पे 2 लोग रिक्वायर्ड रहते हैं कॉन्स्पिरेसी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट द ऑफेंस ऑफ। अब ये पूरा स्पेसिफिकली उन्होंने सेक्शन के अंदर मेंशन किया हुआ है, जिसका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, हु अमंग्स द फॉलोइंग कैन टेक अ प्ली ऑफ इग्नोरेंस ऑफ इंडियन लॉ। अब इंडियन लॉ के इग्नोरेंस की कौन आदमी जो है प्ली ले सकता है?
तो कोई भी व्यक्ति इंडियन लॉ के इग्नोरेंस की प्ली नहीं ले सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इन अ बस्टलिंग मार्केट टू बॉयज Q20 engaged in a heated argument that quickly escalated into a physical altercation. In the midst of the confrontation, Q, without any premeditation, pulled out a concealed blade and inflicted a deep cut on the face of T, resulting in a permanent scar on T's cheek. What offense is Q guilty for? So question number जो 35 है, ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली एक परमानेंट स्कार आ गया है ना, ऑन टीज चीक। अब चूंकि ये परमानेंट स्कार है और ये हमेशा रहेगा ही परमानेंट स्कार, ठीक है। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई जो ये परमानेंट जो स्कार जो आया है ना, देखिए क्या लिखा है, क्यू विदाउट एनी प्रीमेडिटेशन पुल्ड आउट अ कंसील्ड ब्लेड एंड इन्फ्लिक्टेड अ डीप कट ऑन द फेस ऑफ टी, रिजल्टिंग इन अ परमानेंट स्कार ऑन टीज चीक। ठीक है, अब अगर आप सेक्शन 320 ऑफ आईपीसी देखेंगे ना, अगर आप सेक्शन 320 ऑफ आईपीसी देखेंगे, ठीक है, तो वहां पे ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन दी है और ये बताया कि सब कौन कौन सी चीज जो है वो ग्रीवियस हर्ट में कवर होगी। अब उसका जो सिक्स्थली जो पॉइंट है ना, कि परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस, अब फेस पे परमानेंट स्कार आ जाना अंडर द कैटेगरी ऑफ डिसफिगरेशन, डिसफिगरेशन नहीं आता है। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि भाई यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर जाएगा। सो हमारे हिसाब से यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज सिंपल हर्ट बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ज्यादा करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। हाउ इज सरदा एक्ट बेटर नोन एज? सो क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। सो इसमें जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन, ये तो शायद हम सभी को पता होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑन November 26, जिसको कि हम लॉ डे के नाम से भी मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इन विच ईयर डिड द नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन? ठीक है, नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को कब रिप्लेस करा, कौन से ईयर में रिप्लेस करा? सो दैट इज इन 2015। सो क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, एरिया ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स फॉल अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ विच हाई कोर्ट ऑफ इंडिया? सो अंडमान एंड निकोबार का कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर पड़ता है। सो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। Which of these institutions was the East India Company's earliest legal institution set up in India in 1726? So question number 40 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मेयर्स कोर्ट है यहाँ पे। ये थोड़ा सा आपका हिस्टोरिकल लीगल से आपका पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, द प्रिजम्पशन ऑफ डेथ अंडर सेक्शन 108 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, the person is shown to be not heard for a period of यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, फॉर 7 years। क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 42 देखिए, एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द हैंडराइटिंग एक्सपर्ट इज, अब जो रिपोर्ट होती है उसका क्या, उसकी क्या एविडेंशियरी वैल्यू होती है? दैट इज ओपिनियन सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस बाय द कोर्ट। ठीक है, ये सिर्फ ओपिनियन मात्र होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। क्वेश्चन 43 देखिए, if a document is required by law to be attested, it shall not be used as evidence। अब ये जो चार ऑप्शन है इसमें से हमको मोस्ट करेक्ट जो देखना था वो था। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस हैज बीन एग्जामिन्ड टू प्रूव इट्स एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब अगर आपको डॉक्यूमेंट जो भी है अगर आपको प्रूव करना है कि सब अटेस्टेड है या नहीं है, तो आप किसी भी एक अटेस्टिंग विटनेस को बुला लीजिए, ठीक है, उसका एविडेंस ले लीजिए और उससे प्रूव हो जाएगा कि साहब ये है या नहीं है, फिर जैसी भी उसकी टेस्टिमनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, अ को-डिफेंडेंट इन अ केस cannot be cross examined by another co-defendant under any circumstances। सो ये तो गलत है, सामने सामने कैन बी क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अनदर को-डिफेंडेंट, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, और वो क्या है, कैन बी क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अनदर को-डिफेंडेंट व्हेन देयर इंटरेस्ट आर एडवर्स टू ईच अदर। ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा कि सर हमारे इंटरेस्ट एडवर्स हैं, इस मारे हमें क्रॉस एग्जामिन करना है को-डिफेंडेंट को। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, the burden of proof as to ownership under the Indian Evidence Act 1872 lies upon the person who asserts it। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए,
A married in the year 1947 in accordance with the Hindu religious rites and ceremonies, can he file a petition for judicial separation now? अगर किसी की शादी 1947 में हुई थी, है ना, तो क्या अब वो जुडिशियल सेपरेशन के लिए फाइल कर सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट जाएगा। पिटिशन इज मेंटेनेबल एज इट इज इमटेरियल वेदर द मैरिज वाज सोलेमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। सो ये बिल्कुल ही मतलब ये एक ट्रिकी क्वेश्चन मान लीजिए, या ये मान लीजिए कि जबरदस्ती बस दिमाग लगाने के लिए इन्होंने यहाँ पे दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, व्हेन अ मैरिज हैज बीन डिसॉल्व्ड बाय अ डिक्री ऑफ डिवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 and no appeal has been preferred, the divorced persons may marry again. So question number 47 का जो करेक्ट आंसर जाएगा that is option number B, immediately after passing of the decree of divorce. So इसका जो ऑप्शन नंबर B है that is correct. आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, as per the Hindu Marriage Act 1955 surrender relationship extends to, so इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। क्वेश्चन 49 देखिए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अ नॉमिनी अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। सो क्वेश्चन 49 का जो करेक्ट आंसर है, एक बार क्वेश्चन दोबारा देखिए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अ नॉमिनी अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। ऑप्शन नंबर ए देखिए, नॉमिनी retains the amount or property received under nomination and is thus entitled to it. Nominee is entitled to receive the amount of property but holds it as a trustee. A nominee is equivalent to the heir of legatee with regard to the property or amount under nomination. So इसका जो correct answer जाएगा ना, that is option number B. Nominee is entitled to receive the amount of property but he holds it as a trustee only. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 when a Hindu woman dies intestate, her property will be inherited firstly by her, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, हस्बैंड, सन एंड डॉटर। सो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, द लैंडमार्क केस ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस रयावरपू पुनैया AR 1977 SC 45 is significant in the context of IPC. It specifically addresses the distinction between which sections of the IPC. So इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ना, that is option number A, section 299 and 300. क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा that is option number C, counterfeiting। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाना है that is option number C। क्वेश्चन 53 देखिए, legal aid to accuse at state's expenses is dealt with under section, क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर है सेक्शन 304 ऑफ सीआरपीसी। सो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 54 देखिए, विच सेक्शन ऑफ आईपीसी वाज स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 54 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, दैट इज 497 ऑफ आईपीसी। क्वेश्चन 55 देखिए, व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ क्राइम। क्राइम के दो कंपोनेंट्स कौन से हैं? तो पहला है एक्टस रियस, दूसरा है मेंस रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 56 देखिए, इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट डज द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया हैज अ राइट टू स्पीक एज वेल एज पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स। तो 56 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दोनों हाउसेस में जा सकते हैं। 57 देखिए, आइडेंटिफाई द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज अ परमानेंट जज एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एट हेग। सो क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। Question number 58 देखिए, where a plaintiff is unaware of the fraud perpetuated upon him, from which date would the period of limitation begin? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा that is option number B, limitation period will begin from the date of knowledge qua the fraud। ठीक, so इसका ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। Question 59 देखिए, from which date would the period of limitation begin in respect of a suit for specific performance of a contract? So question number 59 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 60 देखिए, अंडर सेक्शन 14 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 डील्स विद, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट जुरिसडिक्शन। सो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 61 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड द टर्म जजमेंट एनकम्पासेस। सो 61 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ फोरम नॉन कन्वीनियंस सिलेक्ट द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट। अब इसमें हमें मोस्ट एक्यूरेट जो स्टेटमेंट हमें देखना है, तो हमारे हिसाब से जो मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट होगा ना इसका,
That is option number B. The doctrine allows a court to refuse to exercise jurisdiction if a more appropriate forum is available to safeguard the interest and the convenience of the parties. So इसका जो option number B है that is correct. Question 63 देखिए, which out of the following sections of the CPC relates to the power of restitution of the civil code? So यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 144. ये इजी क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में. देन इस क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ऑर्डर टू बी सोल्ड बाय पब्लिक ऑक्शन in execution of a decree, which of the following is false regarding the proclamation of the intended sale? तो 64 का जो करेक्ट आंसर जाएगा that is option number A. Such proclamation can be drawn up without giving notice to the decree holder and the judgment debtor. इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 65. A is charged with traveling in a train without a ticket. 65 पे जो करेक्ट ऑप्शन है that is the burden of proving that he had a ticket is on him. इसका ऑप्शन नंबर जो D है that is correct. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 66 देखते हैं. The old Parliament building of India will be now known as. 66 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे बोला जाएगा आपसे संविधान भवन. 67 देखिए, which out of the following cases is not related with LGBTQ plus rights और सेम सेक्स मैरिज. ठीक है, सो इसमें जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज इसमें तो ना ही नवम रेबिया है, ना ही के एस पुट्टास्वामी है, ना ही नवतेज सिंह जौहर है और ना ही शफी जहां वर्सेस अशोकन के एम है. सो इसमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा. यहाँ पे ना ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67, इसमें ये पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज नॉट रिलेटेड विद एलजीबीटीक्यू प्लस राइट्स और सेम सेक्स मैरिज. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने जो ये वर्ड लिख दिया ना एलजीबीटीक्यू प्लस राइट्स, ठीक है, तो ये एलजीबीटीक्यू प्लस जो यहाँ पे इन्होंने ये लगा दिया ना, तो नवतेज सिंह जौहर वाला जो केस था ये सिर्फ एलजीबीटी से रिलेटेड था, है ना, क्यू प्लस से रिलेटेड नहीं था. ठीक है, सो अब यहाँ पे तो चारों ही ऑप्शंस मतलब जो है वो कायदे से गलत हैं. ठीक है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि इन्होंने इस पे क्या आंसर दिया है. सो अभी के लिए आप लोग चाहें तो आप लोग इस पे स्टार मार्क कर लीजिएगा. यहाँ पे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज नॉट रिलेटेड विद. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी रिलेटेड नहीं है ऐसा भी कह सकते हैं हम. ठीक है, या नवतेज सिंह जौहर जो है वो पार्टली रिलेटेड है ऐसा भी कह सकते हैं हम. ठीक है, सो यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा एंड इस क्वेश्चन को आप बाद में चाहें तो आप जाके इसको चैलेंज भी कर सकते हैं, तो इसको देख लीजिएगा. ठीक है, आगे चलते हैं. क्वेश्चन 68. व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिजीनियसली बिल्ट इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट व्हिच इंडिया गिफ्टेड टू वियतनाम? तो 68 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, INS किरपान. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? क्वेश्चन 69 का ऑप्शन नंबर ए है दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. सो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जाएगा. क्वेश्चन 70 देखिए, फ्रॉम वेयर have the provisions for suspension of fundamental rights during emergency in the Indian Constitution taken? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी. 71 देखिए, who amongst the following is are not competent to enter into a contract? क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. 72 देखिए, when the consent to an agreement is obtained by undue influence, the agreement is voidable at the option of. 72 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अ पार्टी हुज कंसेंट इज सो obtained. 73 देखिए, where both the parties to an agreement under a mistake qua matter of fact the agreement so entered is. अब जहां पे मिस्टेक ऑफ अ मैटर ऑफ फैक्ट है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा दैट इज void. सो इसका जो ऑप्शन है दैट इज जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर पी. 74 देखिए, X sends an insured parcel to Y, the parcel is not delivered. Y अब क्या कर सकता है? He can enforce as a constructive trust is created in his favor. So इसका ऑप्शन नंबर जो B है 74 का वो करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, A who is a minor borrows money from B. After becoming an adult, he repays the amount of the loan and after some days he institutes a suit against B for the recovery of the money so repaid.
Which one of the following options is correct as to the result of a suit? यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे हिसाब से वो जाना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर इसका बी जाना चाहिए, एज ए विल नॉट सक्सीड इन रिकवरिंग मनी एज अ माइनस कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगल। ठीक, अब उसने पैसा जब उसने वापस भी दे दिया, सब कर दिया, ठीक है, तो अब वो सक्सीड नहीं होगा। So उसका जो करेक्ट आंसर जाएगा हमारे हिसाब से, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर बी जाना चाहिए इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। क्वेश्चन है, इन अ केस ऑफ ब्राइबरी द कन्वर्सेशन बिटवीन द अक्यूज एंड द पुलिस डिकॉय वाज टेप रिकॉर्डेड, इट वाज sought to be given in evidence and was objected to being a statement given to a police, decide। सो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा हमारे हिसाब से, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, द डायलॉग बिटवीन द अक्यूज एंड द पुलिस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ रेस गेस्टाए, हेंस रेलेवेंट एंड एडमिसिबल। ठीक है, सो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 77 देखिए, ए इज अक्यूज ऑफ अ चाइल्ड्स मर्डर, the following evidence came to light an hour before the murder. A went to the place of murder with the child. A second statement है, A alone returned home, and third है, collar of A's shirt was blood stained. The above stated evidence is to be treated as, अब इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट जाएगा। Question number 78 देखिए, in which of the following cases the court may raise presumption under section 140 114 of the Indian Evidence Act 1872। so 78 का जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए, that is option number D, all of the above are correct। Question number 79 देखिए, consent under Indian Contract Act 1872 means, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, agreeing to the same thing in the same sense। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स शेयर्स इज, इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर। 81 देखिए, इलीगल पेमेंट इन कनेक्शन विद इलेक्शंस इज डेल्ट अंडर। ठीक है, अब यहाँ पे इलीगल जो पेमेंट से रिलेटेड है वो 81 का इसमें सी करेक्ट आंसर जाएगा, सेक्शन 171 एच ऑफ आईपीसी। 82 देखिए, व्हाट शुड बी द एज ऑफ अ माइनर टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन 82 है उसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन जो यहाँ पे क्वेश्चन 82 है उसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिलो 16 इयर्स इन केस ऑफ मेल एंड बिलो 18 इयर्स इन केस ऑफ फीमेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, इन क्रिमिनल ट्रायल जनरली द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन। अब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है क्रिमिनल ट्रायल के अंदर जनरली जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, ठीक है, वो किसके ऊपर लाए करेगा, सो वो लाए करता है अपॉन द प्रोसिक्यूशन। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 84 देखिए, द पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू ऑर्डर पर्सन टू गिव स्पेसिमेन सिग्नेचर्स और हैंडराइटिंग हैज बीन डेल्ट अंडर, सो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 311 ए ऑफ सीआरपीसी। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैज अ पावर टू इंपोज अ इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years और एंड फाइन्स, इसका 85 का जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज करेक्ट। 86 देखिए, इफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड विशेस टू अबैंडन अ पार्ट ऑफ द क्लेम, व्हाट वुड बी द करेक्ट प्रोसीजर टू बी फॉलोड। सो 86 का जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। एफिडेविट देगा वो, ठीक है, एंड फिर सर्टिफिकेट ऑफ द प्लीडर दैट द अबैंडनमेंट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, अंडर ऑर्डर 7 Rule 11D CPC, which of the following situations does not fall within the ambit of barred by law? So question number 87 का जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए हमारे हिसाब से दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, इसमें हम भी अभी श्योर नहीं है। ठीक है, सो इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन 88 देखिए, अ डिफेंडेंट टू अ सूट अगेंस्ट whom no relief is claimed is called प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट। सो इसमें 88 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, द सीपीसी एज वेल एज अमेंडमेंट एक्ट 2002 वर हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड इन द केस ऑफ। 89 का करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, ऑर्डर 1 रूल 10 ऑफ सीपीसी डील्स विद। ऑर्डर 1 रूल 10 के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 91 देखिए, हु अमंग्स द फॉलोइंग फीमेल्स डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू इंडिविजुअली अडॉप्ट अंडर द हिंदू
Adoptions and Maintenance Act of 1956. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ मैरिड फीमेल। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955? सो 92 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी doesn't dissolve the marriage and the marriage subsists, merely suspends the cohabitation। ठीक है, जुडिशियल सेपरेशन में यही होता है कि भाई आपकी मैरिज तो डिसॉल्व नहीं होती है, बस आपको कोहैबिट नहीं करना रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, अ कोर्ट कैन डैश एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सो क्वेश्चन नंबर 93 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, an adoption validly made under the provisions of Hindu Adoptions and Maintenance Act can be cancelled by, कोई भी नहीं कर सकता, neither A nor B। 94 का D करेक्ट है। 95 का देखिए, when two persons are descendants of a common ancestor but by different wives, they are said to be related to each other by half blood आएगा इसका। 95 का A जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 96 देखिए, सेक्शन 87 ऑफ CRPC authorizes issuance of warrant in lieu of summons, in addition to summons, both A and B, none of the above। ठीक है, सो 96 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96 का सी करेक्ट है। हाँ, 97 का देखते हैं, अंडर सेक्शन 107 ऑफ द सीआरपीसी इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट रिक्वायर अ पर्सन टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर कीपिंग द पीस? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, व्हेन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट रिसीव्स इंफॉर्मेशन that such person is likely to commit a breach of peace, ये disturb public tranquility, etc., etc. 98 देखिए, what is the time limit for sending a woman alleged to be victim of rape for medical examination as per section 164A clause 1 of CRPC? So 98 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 24 आवर्स। ठीक है, अब जो नया वाला जो आ रहा है ना भारतीय न्याय संहिता, उसमें जो मेडिकल एग्जामिनेशन जब होगा उसके बाद की भी एक टाइम लिमिट उन्होंने फिक्स कर दी कि साहब 7 दिन के अंदर अंदर ना आपको आगे जो भी कंसर्न पुलिस ऑफिसर है उसको आपको देना पड़ेगा रिपोर्ट जो भी होगी मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद की। ठीक है, क्वेश्चन 99 देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 172 क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी, फॉर व्हाट पर्पस कैन एनी क्रिमिनल कोर्ट यूज द पुलिस डायरीज इन अ केस अंडर इंक्वायरी और ट्रायल? 99 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, नॉट एज एविडेंस इन द केस बट टू एड इन इंक्वायरी एंड ट्रायल। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, हु अमंग्स द फॉलोइंग कैन नॉट गिव एन ऑर्डर टू डिस्पर्स एन असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स? क्वेश्चन नंबर 100 का जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। द सीपीसी एक्सटेंड्स टू द, सीपीसी कहां का एक्सटेंड करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया। होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द ट्राइबल एरियाज, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, एक्सप्रेशन कॉज ऑफ एक्शन डिनोट्स, यहां पे जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 103 का जो करेक्ट आंसर है वो हम डायरेक्टली देख लेते हैं। 103 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 104 की तरफ। 104 का जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए हमारे हिसाब से वो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, प्लेंटिफ कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन। ठीक है, 105 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सीपीसी इज इनकरेक्ट? यहां पे इन्होंने पूछा है इनकरेक्ट, जिसका ऑप्शन नंबर जो सी है ना दैट इज करेक्ट, अ कोड इज आल्सो पीनल एनैक्टमेंट डीलिंग विद पनिशमेंट एंड पेनल्टीज, ये बेसिकली गलत है जो कि पूछा गया है। ठीक है, 106 देखते हैं, in which case was it held that identity of a victim relating to sexual offences is not to be disclosed in a judgment order to be passed by the court? कौन से केस में कहा गया था? दिनेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में कहा गया था। 106 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। Who can frame the charge under the CRPC? चार्ज कौन फ्रेम करता है? तो चार्ज कोर्ट फ्रेम करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, Germany beat Belgium to win the Men's Hockey World Cup 2023. In which city was the final match organized? So 108 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर में हुआ था। 109 का देखिए क्या है, वेयर वाज द 28th एनुअल यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट मीटिंग, जो कि कॉप 28 है, ये कहाँ हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, दुबई में हुआ था। Which out of the following countries has approached the International Court of Justice for genocide against the Palestinians during the Gaza conflict? ठीक है, ये कौन पहुंचा था? तो 110 का डी है,
साउथ अफ्रीका पहुंचा था। ठीक है, 111 देखिए सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट प्रेस्क्राइब्स पनिशमेंट फॉर 111 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। 112 देखिए विच सेक्शन ऑफ द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट प्रोहिबिट्स अ माइनर टू एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी माइनर। 112 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो सेक्शन 10 है ना वो इस चीज की बात करता है। तो अगर यहाँ पे सेक्शन 10 होता तो ये करेक्ट होता, क्योंकि सेक्शन 10 नहीं है तो यहाँ पे आएगा नन ऑफ द अबव। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 113 का which of the following sections of the Hindu Succession Act mentions about the order of succession among heirs in the schedule। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन का आंसर्स गलत हैं, इसको भी आप चाहें तो आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए था दैट इज सेक्शन 9। सेक्शन 9 कहीं इन्होंने दिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं आ पाएगा। What is the effect of impotency developed during the subsistence of the Hindu marriage? The marriage would remain valid, the marriage would be void, the marriage would be voidable, the marriage shall stand annulled। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ना उसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, चूंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि साहब ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द हिंदू मैरिज अगर इम्पोर्टेंसी डेवलप हो जाती है, ठीक है, तो आपकी मैरिज वैलिड हो जाएगी, एनुअल हो जाएगी, ठीक है, मतलब खत्म हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, वॉइडेबल हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए दैट इज ऑप्शन नंबर ए। मैरिज तो वैलिड ही रहेगी ना। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 मे बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी टू ईदर वाइफ और हस्बैंड। 116 का देखिए इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू फाइंड आउट अ प्रामा फेसाई केस। 116 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 117 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द सीआरपीसी इज रिलेटेड टू जुवेनाइल जुरिसडिक्शंस। ठीक है, तो 117 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 118 देखिए द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट अंडर सेक्शन 378 ऑफ द आईपीसी कैन बी कमिटेड ऑफ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी। 119 देखिए अंडर सेक्शन 45 ऑफ आईपीसी लाइफ डिनोट्स। अब लाइफ का क्या मतलब है? 119 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। क्वेश्चन 120 देखिए A gave a poison food to B with the intention to kill him. B ate one spoon of the poison food and kept it aside. C, who was sitting there, picked up the poison food and ate it. C died. Here A would be guilty of. So 120 का जो option number B है that is correct for the offense of murder of C. 121 देखिए which of the following countries grounded a chartered plane with 300 Indians over suspicion of human trafficking। ठीक है, सो 121 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। अभी वो जो मूवी आई थी ना उसके बाद शायद ये कुछ हुआ था, अभी जो शाहरुख खान की जो शायद मूवी आई थी डंकी शायद जो आई थी, उसके बाद की शायद ये सब वो है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज आस्क्ड इंडिया टू विथड्रॉ इट्स ट्रूप्स फ्रॉम इट्स टेरिटरी बाय 15th मार्च। सो 122 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी मालदीव्स। बहुत ज्यादा ये तो अभी न्यूज में रहा था। ठीक है, which out of the following movies from India won Oscar for Best Documentary in the 95th Academy Awards held at the Los Angeles। So 123 का जो correct answer है that is option number B, The Elephant Whisperers। Question number 124 देखिए in October 2021 the CEO of Facebook announced the name change of company to of Facebook Meta हो गई है, सभी को I guess idea होगा। So 124 का option number C correct है Meta। 125 देखिए which of the following titles was renounced by Harry, the young son of King Charles III and Diana, Princess of Wales in August 2023। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए हिज रॉयल हाइनेस। ठीक है, ये उन्होंने रिनाउंस कर दिया है, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए हिज रॉयल हाइनेस। यहां तक खत्म हुआ हमारा पूरा हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज का जो सिविल जज का पेपर था, उसका जो कोड भी था वो पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे हमारा खत्म हुआ है। ठीक है, अब हम कल तक या परसों तक हमारी जो भी टीम एक जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट से बात करेगी या जो भी जगह जगह जो भी डिफरेंट डिफरेंट टेलीग्राम चैनल्स हैं, ठीक है, उन पे बच्चों के जो भी अप्रोक्सीमेट मार्क्स हैं, ठीक है, हमारे इस जो भी वीडियो हमारी आई है, जो भी आंसर की जो ये जो है उससे जो भी टेंटेटिव मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, उनको सबको कैलकुलेट हम करेंगे।
ठीक है। एंड हम आपको एक टेंटेटिव कट ऑफ बताने की का भी हम ट्राई करेंगे कि साहब कितना कट ऑफ है, कितना नहीं जाना चाहिए इस बार। ठीक है, सो ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। सब तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विधि कक्षा। दिस इज आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, बाकी हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।